आदाब नाजरीन, मैं सन्नम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र और शुरुआत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात से, उन ताल्लुकात से जहां हर लम्हा हर घड़ी गोला गिरने की ही खबर आती है, कोई मुस्बत खबर नहीं आ रही है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बताया जाता है कि कज़िये की सबसे बड़ी जड़ या कज़िये की सबसे बड़ी वजह जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर का मामला हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान कहीं न कहीं दुनिया में इसकी गूंज सुनाई देती है। और अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मामले की गूंज एक बार फिर सुनाई दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेक्रेटरी जनरल से सवाल पाकिस्तान के सहाफ़ी ने किया और पाकिस्तान के सहाफ़ी ने सवाल यही किया कि पिछले साल 5 अगस्त के बाद हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफिक चेंज ला रहा है, जबकि पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल यही था कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा ख़ित्ता है, अक़वाम मुत्तहिदा में दर्ज है। और जवाब इसका एंटोनियो गंटोरेस जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल है, उनने जवाब देते हुए बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोनों को चाहिए कि कश्मीर के मामले पर वो मुस्बत अप्रोच दिखाएं और आगे बढ़ें, अपने तनाज़े को ख़त्म करें, क्योंकि एक बड़ी बीमारी है ये अक़वाम मुत्तहिदा का मामला। लेकिन हिंदुस्तान और चीन के मामले में जहाँ मीटिंगों का सिलसिला जारी है, जहां अफवाहें भी हैं, वहीं हिंदुस्तानी अफवाज चीनी अफवाज का डटकर मुकाबला भी करिए। वहीं मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने आज एक बार फिर ये दोहराया है कि हिंदुस्तान को कोई भी ताकत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग करने से नहीं रोक सकती है। कुछ अखबारी खबरें थी, कुछ अफवाहें थी कि चीनी अफवाज हिंदुस्तानी फौज को पेट्रोलिंग करने से रोक रही हैं, और उसके जवाब पर उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने बताया कि अभी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को पेट्रोलिंग करने से रोक सके, क्योंकि पेट्रोलिंग अपने इलाके में होती है और अपने इलाके में हिंदुस्तान जो चाहे वो कर सकता है, चीन कुछ भी नहीं कर सकता है। ये राजनाथ सिंह ने बताया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत-हाल के हवाले से। लेकिन ज़रा अब अंदर का माहौल भी देखें। अंदर में हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर वादी का खुलासा करना चाहते हैं। और कश्मीर वादी में खुलासा इस तरह से कि नशा यहाँ हर जहर, ये नशे का जहर हर इंसान तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, और इस कोशिश में कश्मीरी ही साथ दे रहे हैं, और इसी कोशिश को पुलिस नाकाम बनाती रहती है। आज भी पुलिस ने नशे की एक बड़ी खपत को जब्त किया, बड़ी कोशिश को नाकाम किया। ये बारामूला पुलिस का कारनामा है, लेकिन बारामूला पुलिस के इस कारनामे पर दाद न दी जाए, फ़ख्र न किया जाए तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो हमारे समाज में जहर डालने की, जहर भरने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, और उसमें पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया। ये 3 लोग जिनके नाम हमें पुलिस ने बताए हैं, पहला नाम बिलाल अहमद मीर है, ये गुलनार पार्क बारामूला का रहने वाला है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये नाम जारी किए हैं। और दूसरा नाम रफ़ीक सोफी है, उर्फ़ आम में मुकामी तौर पे इसे कंजवाल, रफ़ीक कंजवाल के नाम से जाना जाता है। ये सैयद करीम बारामूला का रहने वाला है। और तीसरा शख्स तारिक बुर्जू है, और ये आज़ादगंज बारामूला का रहने वाला है। चौथे का नाम भी आया है, चौथा लेकिन बारामूला का नहीं है, ये गांदरबल के इलाके का रहने वाला है, और आहन गांदरबल का रहने वाले का नाम शफीक अहमद मीर है। इसके बाप का नाम हबीबुल्ला मीर है। हबीबुल्ला बहुत बड़ा नाम होता है, ये उसका बेटा है। और ये शख्स हमारे समाज के लिए नासूर हैं, हमारे समाज में जहर फैला रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 करोड़ रुपए की हीरोइन नहीं पकड़ी है, कोकीन जब्त की है। यहाँ हीरोइन का नशा था, यहाँ ब्राउन शुगर का नशा था, अब नया नशा कोकीन का इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये नशा इंट्रोड्यूस करने वाले कौम के, समाज के, मुल्क के और हर फर्द के दुश्मन है, इनका नाम सामने लाना चाहिए। और बारामूला के SSP अब्दुल कयूम जो कई इस तरह के कारनामे अंजाम दे चुके हैं, खिदमत कौम की कर चुके हैं, आज जो बड़ा कारनामा उनने अंजाम दिया है उसका उनने खुलासा भी किया। बारामूला की वो पूरी पुलिस टीम काबिल तारीफ़ है, और उनके लिए हमारा सर फ़ख्र से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि समाज में इस नशे के ख़िलाफ़, इस नासूर के ख़िलाफ़ जिस तरह से पुलिस का ये रोल रहा है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। SSP बारामूला और बारामूला की पुलिस जहाँ काबिल तारीफ़ है, वहीं खुलासा भी कुछ इस तरह से किया। हमारी यही कोशिश रही कि हम इसके उस मार्कस तक पहुँचे जहाँ से ये एक्चुअली इन बच्चों में या छोटे छोटे नौजवानों में बेचा जाता। तो उसी सिलसिले में हमारी जो कोशिश थी वो रंग लाई कल, जब हमने एक ये ग्रुप पकड़ा
जो कि बड़ी क्वांटिटी में इस जहरीली चीज़ को बेचने के लिए जा रहे थे। तो उन्हीं की निशानदेही पे नॉर्मली जब हम कोई ड्रग पकड़ते हैं हम यहाँ पे हर एक उसको ब्राउन शुगर के नाम से देते हैं, लेकिन ये उन्होंने खुद बताया कि दिस इज़ नॉट ब्राउन शुगर, ये कोकीन है। तो मुझे लगता है कि कोकीन शायद यहाँ पर पहली बार पकड़ी गई है। लास्ट ईयर हमने कुछ हीरोइन पकड़ा था यहाँ पर ओडी एरिया में। तो ये 4 लोग हैं, इनमें से 3 बारामूला टाउन के हैं, एक है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। तो इनका जो प्लान था, कुछ इनको यहाँ बारामूला टाउन में बेचना था, कुछ इनको बाहर के स्टेट्स में ये थ्रू इनके जो कंड्यूट से भेजना था। इसी सिलसिले के एक कड़ी में सबसे पहले हमने एक आदमी को पकड़ा। उसकी पूछताछ से में जो ये पूरा ग्रुप था, ये तकरीबन 4 लोग हैं अभी तक जो इसमें पकड़े गए हैं, जिनमें से इनका मेन आदमी है बिलाल अहमद मीर, जो ओल्ड टाउन गुलनार पार्क में रहता है। उसके बाद दूसरा रफ़ीक अहमद सोफ़ी, जिसको रफ़ीक कंजवाल भी बोलते हैं, सईद करीम का रहने वाला। तीसरा इसमें है तारिक अहमद बुहरू, जो आज़ादगंज का है। और चौथा इनमें शबीर अहमद है, जो गांधरबल का है, जो इनके साथ ड्रग में डीलिंग करता है। अभी वो उनको यहाँ आपके सामने भी लाएंगे, उन 4 लोगों को। मकसद हमारा यही है कि ये आज हमने पकड़ा, तो ये आपके ज़रिए से हम लोगों में मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जलील कारोबार के साथ मुंसलिक है, जो हमारी नौजवान नस्ल को और हमें बच्चों को इस जहर में मुब्तला करते हैं, जिससे हमारी आइंदा आने वाली नस्लें बेकार हो जाती हैं। ये एक फैमिली या फ़र्द को ख़त्म नहीं करते, बल्कि जनरेशन को ख़त्म कर रहे हैं। बारामूला की पुलिस काबिल तारीफ, लेकिन सोपोर का मामला जरा आज भी उठाने की बात करेंगे जरूर, क्योंकि सोपोर के मामले पर सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बिठाया है। लेकिन आज कई लोग हमसे ये बात ऊपर हुकाम तक पहुंचाने की अपील करते हुए बता रहे थे कि सोपोर में अभी जो लोग इस सारे महवर के आसपास हैं, चाहे वो बाद में इंक्वायरी में वो एक्सीडेंटल है, वो मर्डर है या वो नेचुरल डेथ है, वो बाद में निकलता है, लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा था कि जो भी लोग इस आसपास इस दायरे में जो पुलिस के अहदेदार हैं, उन सबको फिलहाल अटैच क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इंक्वायरी सरकार ने बिठा दिया है। मान लिया सरकार ने कि शायद कुछ है, तो इंक्वायरी के आउटकम आने तक इन लोगों को अटैच क्यों नहीं किया जाता है। और उसकी वजह ये बता रहे थे कि ये अहदेदार हैं, ये एविडेंस को मिटा भी सकते हैं, और एविडेंस मिटाना कोई बड़ा काम नहीं है जब कोई अहदे पे हो। तो इसलिए हमें बताया जा रहा था कि हम गवर्नर तक ये बात पहुंचाएं कि इस मामले में जितने भी लोग हैं जिनके भी नाम आ रहे हैं, उनको कम से कम फिलहाल अटैच किया जाए, उस जगह से तब्दील किया जाए, ताकि कोई एविडेंस नहीं मिटा सके। बात पते की, बात सही कहते थे, बात पहुंचाने की हम कोशिश करें, लेकिन इसी बात में हम ये भी कहें कि रियासती इंतज़ामिया बैक टू विलेज के लिए पूरी तरह से कमर कसे हुआ है, और सरकार से लेकर गैर सरकारी सतह पर हर जगह सरकार कोशिशें कर रही है कि आवाम के दरमियान एक एतमाद बहाल किया जा सके। और इसी अवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए आज रियासत के बशीर अहमद खान जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर भी हैं, ने अवामी दरबार मुनक्कद किया। मामले सुने, मामले सुनाए, कुछ को मौके पे हल किया, कुछ को हल करने का यकीन दिलाया, और ये भी बताया कि आने वाले दिनों के दौरान सरकार हर घर तक जो पहुंचने की कोशिश कर रही है, उसमें आवाम को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये बशीर अहमद खान के साथ आज श्रीनगर में अवामी दरबार के दौरान मामला। लेकिन फारूक अहमद खान रियासत के LG के वजीर, हमने आज कई मामलात उनके सामने रखे। हमने आज पहला सवाल उनसे ये भी पूछा कि हमारा वक्फ बोर्ड है, कोई असासा पैदा नहीं कर सका, कोई कुछ काम ऐसा नहीं कर सका जिससे हम फ़ख्र से कह सकें कि ये हमारे वक्फ बोर्ड ने किया है। कई ऐसी मिसालें हैं, कई ऐसे इदारों की जिनके लिए सर फ़ख्र से ऊंचा उठ सकता है, लेकिन हमारा वक्फ बोर्ड जिसके पास असासे हैं, जिसके पास इनकम है, जिसको हमारी ख़वातीन ने बहुत सी रकूमात दी हैं, अपनी चूड़ियाँ भी दी है। कई बार ख़वातीन अपने सोने की चूड़ियाँ वक्फ को इसलिए दी कि कुछ नया असासा बना सकें, लेकिन कुछ सामने नहीं आ रहा है। तो हमने आज फारूक खान से ये मामला उठाते हुए उनसे पूछा कि आखिर वक्फ बोर्ड कब सामने आएगा। अब चूँकि ये यूटी बन गई है, तो जो सेंट्रल वक्फ एक्ट है वो यहाँ पे लागू है, और उस सिलसिले में अब नया एक वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाना है, और हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही बन जाएगा। जब तक वो बनता है तब तक हम अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कश्मीर की प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, उन सब की नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है, जम्मू वालों का भी नोटिफाइड है, तो यहाँ पे हम उसको जियो टैगिंग करवा रहे हैं। इसी तरह से जम्मू की भी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम जियो टैगिंग करवाएंगे, ताकि हर एक प्रॉपर्टी का जो ब्यौरा है वो आपको एक क्लिक पर अपने ये कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आए, जिसके चलते हुए हम जो नाजायज़ तजावज़ात हो रही हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, फिर
वक्फ की प्रॉपर्टी को ऐसा समझा जा रहा है कि अगर इसको किराए पर ले लो तो इसका किराया देने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक दो प्रॉपर्टीज़ को हमने खाली करवाया जहाँ पे पहले दिन जब प्रॉपर्टी ली गई है किराए के ऊपर, तो वो जो एडवांस 1-1.5 महीने का जमा करवाना था उसके बाद एक पैसा नहीं दिया गया। तो उस तरीके से एक प्रोसेस भी स्टार्ट किया है कि जब तक वक्फ बोर्ड यहाँ पे बनता है तब तक जो बाकी की कार्रवाई है वो चलती रहे। फारूक साहब, वक्फ की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पे गैर कानूनी कब्जा भी है, बहुत से कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में जो इन्फ्लुएंशियल लोग कब्जा किए हुए, वक्फ उनको खाली नहीं करा रहा है, उसके हवाले से देखिए, जहाँ कहीं पे जो भी कोई ऐसा इशू है उसको स्ट्रिक्टली अंडर लॉ डील किया जाना है। तो लॉ ऑफ लैंड जो है उसके हिसाब से जहाँ जहाँ पे भी ये उनको उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो स्ट्रिक्टली एज पर लॉ होगी। उसमें वक्त तो लगता है लेकिन वो सक्सेसफुल वही होती है। नोट से मिलती है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता। नहीं, वो मैं पुरानी बातों की तरफ अब तो नहीं आपकी भी ले जाऊंगा और अपना वक्त भी नहीं ज़ाया करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि बगैर नोटिस के भी हमने अभी प्रॉपर्टी खाली करवाई है, 2-3 प्रॉपर्टी। शिया वक्फ बोर्ड का क्या हुआ, क्या वो कहीं पे प्रोसेस में आ चुका है? देखिए, ऐसा है, ये प्रोरोगेटिव है भारत सरकार का और उनके पास ये नोटिस में है। अगर उन्होंने मुनासिब समझा तो शिया वक्फ बोर्ड बनाए वो। हम भी उसके साथ पूरी तरह से एग्रीबल हैं कि शिया वक्फ बोर्ड अगर भारत सरकार बनाना चाहती है तो ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि शियास की भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ हुई हुई उनका भी एक प्रॉपर तरीके से, ताकि वो जो बेनिफिशियरी कम्युनिटी है उसके काम आए। हमारा वक्फ बोर्ड और उसकी कारकर्दगी सवाल हमने पूछा फारूक अहमद खान से, लेकिन आज जेई टॉपर्स जो पिछले दिनों आए हैं उनके साथ फारूक अहमद खान ने मुलाकात भी की, उनकी पीठ भी थपथपाई और उम्मीद का इजहार किया कि हमारी रियासत का नौजवान दुनिया भर में नाम और मुकाम कमा सकता है, लेकिन उसको एक सही मंजिल की ज़रूरत थी और इसी सही मंजिल को उन्हें यकीन भी दिलाया गया। ये मामला श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में देखने को मिला। जेई टॉपर्स से आज उनसे मुलाकात भी की, लेकिन जेई एडवांस के हवाले से हम सरकार तक एक सवाल पहुंचाना चाहते हैं। जेई एडवांस के इम्तिहानात 27 सितंबर को होने जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि सेंटर जम्मू में है, कश्मीर में कोई सेंटर नहीं रखा गया है। उस सेंटर में कश्मीर से भी बड़ी तादाद में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं इस इम्तिहान में, लेकिन साफ जाहिर है एक तो कोविड की परेशानी, दूसरी हालात की मार और उस पर जेब का बोझ, ये सब वो चीज़ें जिनमें अक्सर बच्चे जम्मू नहीं पहुंच पाएंगे। कोविड का खतरा भी है, तो जम्मू में रखे गए सेंटरों तक पहुंचना कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा। और कश्मीर के कई बच्चे आज हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर बात पहुंचाने के लिए आए हुए थे और बता रहे थे कि कश्मीर में भी अगर एलजी साहब सेंटर एक रखें तो कम से कम यहाँ के बच्चे इन इम्तिहानात में शरीक भी हो सकते हैं। और जब बात इम्तिहानात की आती है तो बात तालीम के मैदान की आती है, और तालीम के मैदान में हमारे पास कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे आए हैं जिनको देख के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पहला खुलासा हम यही करेंगे, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आए, सरकार कह रही है कि बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल की आज बात है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में ऑडिट अब होगा, ऑडिट रिपोर्ट प्राइवेट स्कूल से लिया जाएगा और उनको देखा जाएगा कि उनके पास कितनी आमदन है, कितने स्टूडेंट्स हैं और इस कोविड के दौरान क्या जो स्टाफ वहाँ का उसको तनख्वाह मिली है, कितनों को निकाला गया है, तनख्वाह कितनी मिली है, ये सरकार ऑडिट रिपोर्ट करने जा रही है। लेकिन सरकार तक हम ये बात ख़ास तौर पे जो एडवाइज़र हैं इसके उस तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे पास जो आदाद शुमार हैं उन आदाद शुमार के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पे फिक्सेशन कमेटी बिठाई जाएगी, तो कश्मीर में पे फिक्सेशन कमेटी का सरबराह क्यों नहीं है? क्यों यहाँ पे इधर से उधर किया जाता है? उस सारी फाइल को क्यों डामाडोल किया जाता है? वो श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में होता है, वो श्रीनगर के डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल के एजुकेशन में होता है, कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। पे फिक्सेशन कमेटी क्यों नहीं है? और यहाँ पे फी फिक्सेशन कमेटी जो है वो क्यों यहाँ पे बिना सरबराह की है? और सवाल ये कि क्या श्रीनगर के स्कूलों में
जो फीस ली जाती है उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। एक स्कूल के बारे में हम बताते चलें और उस स्कूल के बारे में पूरे आदाद शुमार हमारे पास हैं। सरकार ने भी उस पर अपनी रिपोर्ट बनाई है और सरकार की रिपोर्ट का एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सरकार की रिपोर्ट का एक हिस्सा ये है, सिंस इट वॉज फाउंड दैट द अकाउंट चार्ज बाय द स्कूल इन is exaggerated and that there is no justification for the same, on 11/5/2018 a notice was issued to the school to explain as to why such a huge amount has been prescribed as admission fees and charge and as a fee charged from the students। ये सरकार अपनी रिपोर्ट में बता रही है और इस सरकार की रिपोर्ट पे आपको बताते चलें, हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पहुंचा चलें कि उस स्कूल को नोटिस तो भेजा गया है, नोटिस पर अमल नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस स्कूल के बारे में बहुत से लोग ना जानते हूँ। ये शहर ख़ास के इलाके में नाम बड़ा है और ये बता भी रहा है कि मैं फ्रेंचाइजी हूँ एक बड़े इंस्टीट्यूशन का, हिंदुस्तान के एक बड़े नाम का। लेकिन उसके साथ साथ हमारे उस स्कूल के हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वहाँ 1 लाख रुपया एडमिशन फ़ीस लिया जाता है और आज भी लिया जाता है। और मज़ेदार कहानी ये है कि ये चेक में नहीं लिया जाता है, ये बैंक में नहीं लिया जाता, कैश 1 लाख रुपया पेरेंट को बताया जाता है कि आप 1 लाख रुपये दीजिए, आपके बच्चे का एडमिशन होगा। और मंथली फ़ीस 5,000 रुपये पर बच्चे की है, 2,000 रुपया ट्रांसपोर्ट फीस लिया जाता है। श्रीनगर कश्मीर यूनिवर्सिटी के बहुत से स्कॉलर्स, बहुत से टीचर्स, बहुत से प्रोफेसर्स के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और हमें ये ऑडिट रिपोर्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ जाने माने जो फिर नाम है हमारे, उन्होंने दिए हैं। और इस ऑडिट रिपोर्ट के साथ, इस रिपोर्ट के साथ जो ये रिपोर्ट हमारे पास काफ़ी पहुँच गई, इसमें हमें ये भी मालूम हुआ है कि स्कूल में जो प्रिस्क्राइब्ड वहाँ का जो वाउचर है जिसमें बताया जाता है, ब्राउचर जो है जिसमें लिखा जाता है, उसमें ये भी लिखा है कि यहाँ हॉर्स राइडिंग भी बच्चों को सिखाई जाती है, या बच्चों के लिए जो है स्विमिंग पूल्स भी हैं और 5,000 रुपये उसी की फ़ीस ली जाती है। लेकिन बाहर से खूबसूरत दिखने वाला, अंदर से दिखने वाला, बाहर से 5 स्टार दिखने वाला, अंदर से एक ढाबे से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। और हमें ये भी मालूम है कि जैसे ही हमने स्कूल के बारे में इंक्वायरी की तो उसके जो ओनर्स वगैरह हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हमसे भी उन्होंने राब्ता कायम करने की कोशिश की, हमको भी कुछ दबाव और बाकी मामला दिखाने की कोशिश की। हमने फ़िलहाल बोला कि हम ठीक है, हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमारा आपसे वादा है कि जो हकीकत होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। सरकार तक भी हम बात पहुंचाते हैं। श्रीनगर के यूनिवर्सिटी रोड पर ये बड़ा स्कूल, नामी स्कूल, नाम हम बता देंगे लेकिन अभी नहीं, हम बता देते हैं, आप समझ जाइए ये स्कूल कहाँ पे है। उस स्कूल के बारे में इंतज़ामिया क्यों खामोश है? हम डीपीएस की बात नहीं करते हैं क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा नाम है, उसके पीछे एक बड़ी सियासत भी है। हम श्रीनगर के उन बड़े स्कूलों की बात नहीं करें जो श्रीनगर के लाल चौक के इलाके में, हम बात करें सदरबल के एरिया में एक बड़ा स्कूल, और उस बड़े स्कूल में बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ नाइंसाफ़ी कितनी हो रही है। और मज़ेदार कहानी, सरकारी स्कूल में इन दिनों फ़ीस नहीं ली जाती है, प्राइवेट स्कूलों को बोला जाता है कि आप कम कर दीजिए, लेकिन उस स्कूल में सभी पेरेंट्स से फ़ीस ली जाती है, ली गई है। इस कोविड के दौरान भी इवन के ट्रांसपोर्ट फ़ीस भी लिया गया है और 1 लाख रुपया डोनेशन भी लिया जाता है। ये श्रीनगर का एक स्कूल, और उसी स्कूल पर बहुत से मामला देखने की ज़रूरत है। आगे और भी स्कूल हैं, उनका खुलासा भी होगा। और अब शाहरा का मामला, तो शाहरा में मुग़ल रोड, क्या मुग़ल रोड मुग़ल नाम की वजह से सरकार के खाने में नेगेटिव दर्ज है? वरना इस शाहरा पे लोगों को चलने की क्यों इजाज़त नहीं है? क्यों इस मुग़ल शाहरा को बंद किया जाता है? 2 इलाकों को मिलाने वाली मुग़ल शाहरा, और उस पर ट्रैफिक को बंद किए जाने पर लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है। और हिरपुर शोपियां में आज इसी गम गुस्से को लेकर लोगों ने मुजाहरा भी किया, नारेबाजी भी की, और ये भी बताया गया कि अगर कोई यहाँ ड्राइवर यहाँ से पार कोशिश कर जाता है मुग़ल रोड के उस तरफ जाने की, तो वापस उसको नहीं छोड़ा जाता है, रात को उसको रोक के रखा जाता है। और ये मामला सरकार तक पहुंचाने की लोग अपील भी कर रहे थे। और इसी मामले के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो माहौलियात को खूबसूरत बनाने में अपना रोल अदा करते हैं। हम ऐसे एक शख्स की आपको कहानी बताते हैं। ये कुपवाड़ा के अब्दुल अहद खान है और ये कुपवाड़ा की शान रफ्ता को बहाल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कुपवाड़ा के ऋषि नगरी के इलाके में रहने वाला अब्दुल अहद और ऋषि नगरी के आसपास के जंगलात में पेशे से इस मजदूर शख्स ने करीबन 15 सालों से 3,000 के हज़ारों की तादाद में चिनार के पेड़ खुद लगाए हैं। और चिनार के पेड़ लगा के इसे न सिर्फ इलाके की खूबसूरती में बल्कि हमारे कुदरती माहौल को बचाने में बेहतरीन रोल अदा किया है। हमारे साथी शमीम, साहिल शमीम से कुपवाड़ा में बात करते हुए अब्दुल अहद ने बताया कि वो चाहते हैं कि हमारी रियासत पनपे, फूले और खूब तरक्की करे, हमारा माहौलियात
बचाए रखे। कुपवाड़ा का शख्स अब्दुल्ला खान हमारे साथी साहिल शमीम के साथ बात कर रहा है। मे बनो ये पार्क सर निम जायन तो दुस मे एमन के यपर मे दोप तमन कि यह बनो मे तुंद खतर तुम पड़ो पार्क अंदर नमाज सर अत मज इजाजत कंस और अचे कि चप्पल वप्पल लगित अचे या बूट वूट लगित तमो नबरे कड़ान यह मे नमाज पढ़ने खतर सर कत चिनार कुल लगे सर मे लगे सासन मज लगे हम चिनार कुल लगे मे सासन मज चिनार कुल बह सर करान अम बगैर बह सुबह 6 बजे बह 8 बजे तम ये एमन कंड वंड साग वाग सोरे कह त्रा हर कुन कुलिस तल गसान बह पत बह ग मजूर कर सर तोड़ 5 बजे यहां तो चमान बह चाय वाय कह तो बह वातान बे सर ये पान यह ड्यूटी पे योर बह 7-8 बजे बे वापस सर वसान घर यम जंगलन मज एमन जंगलन सत बसान यह कुल 10 लागान या कुल 20 लागान अत गर अगर 2-3 कुल तुल अत जंगलस मज लगित तो गया यह असल गया सान खतर यह गवर्नमेंट से सख्त कह अपील करान लगन मेव कुल इन जंगलन अंदर कि जंगली जानवर रोजान और खान और यह मेव यान बस्तियन मज। और अब कुछ मसाइल आवाम के भी। बटपोरा हजरत बल श्रीनगर का इलाका, पानी की परेशानी वहाँ पे है, लेकिन पानी की परेशानी ये है कि वहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है और वाटर लॉगिंग के लिए ड्रेनेज ब्लॉक है और उस ड्रेनेज के ब्लॉकिंग को कोई ख़त्म नहीं कर रहा है। और यहाँ पे भी सवाल हमारे ईरा के ईडी के डिपार्टमेंट पर कि आखिर वो कहाँ पे है। और ज़ाफ़रान कॉलोनी पंता चौक के लोग इलाके की सड़क की मैग्नेमाइजेशन की अपील करते हुए आज सरकार तक बात बता रहे थे कि उनके इलाके की सड़क की मैग्नेमाइज की जाए और इलाकों में सड़कों की मैग्नेमाइज हो रही है और उनके इलाके का नहीं हो रही है। वहाँ के लोग अपील करे थे। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि रख साइश बडगाम के किसानों की फसलें तबाह हुई हैं। बताया जाता है कि वहाँ पानी जो छोड़ा गया उससे ये फसलें तबाह हुई हैं और पानी किसी और ने नहीं, खुद PHE डिपार्टमेंट यानी फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने छोड़ा है। और बताया जाता है कि इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ही उनकी फसलों की तबाह करने का जिम्मेदार है। और आज मुकामी लोग ये बात हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हुए हमारे साथ बात कर रहे थे। तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।